नमस्कार। 9 बजे 9 रिपोर्टर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 9 बजे 9 रिपोर्टर में हम आपको बताएंगे तमाम बड़ी खबरें जिन पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी और आप तक पहुंचाएंगे हर अपडेट। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण से जुड़ी बड़ी खबर। केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूर के गुरु वायूर मंदिर में पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने, और केरल को प्रधानमंत्री यहां पर कई सौगात देने वाले हैं। बड़ी खबर, केरल को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे। सबसे पहले उन्होंने यहां पर पहुंचकर गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। 2 दिवसीय दक्षिण दौरा, जिसमें कल आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, वहीं आज सुबह केरल में गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने, और केरल को यहां पर लगभग 4000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। दक्षिण द्वार में प्रवेश की कोशिशें तेज हो गई हैं, और खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर भी देखिए, ये अहम माना जा रहा है। दक्षिण के किले को भेदने की तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर और मिशन दक्षिण पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल की शुरुआत में ये दूसरा दक्षिण दौरा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और अब ये दूसरा दक्षिण दौरा। शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के साथ। कल वीरभद्र मंदिर पहुंचे थे आंध्र प्रदेश के, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, और त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मिशन दक्षिण। प्रधानमंत्री का केरल दौरा। दक्षिण का किला भेदने की तैयारियां। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, दक्षिण के किले को भेदने की तैयारियां बीजेपी पुरजोर तरीके से कर रही है। अब आंध्र प्रदेश के बाद केरल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज के दौरे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पे रहेंगे, जहां उन्होंने पहले शुरुआत इसकी लगभग 7:40 पे जो पूजा प्रार्थना करनी थी, उन्होंने वो कर ली है। दरअसल ये पूरा आज की अगर बात की जाए तो उनकी 2 पूजाएं हैं विशेष तौर पर। अभी जो गुरुवायूर में हुई है, उसके बाद जो लगभग 10-15 पे होगी वो है रामास्वामी टेम्पल में, और उसके बाद जो तीसरा आज का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो है कोच्चि शिपयार्ड में। दरअसल कोच्चि शिपयार्ड की अगर बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा सेगमेंट है, और तमाम सबमरीन्स जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। वहां पे आज एक नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन पीएम करेंगे, और उसके साथ साथ केरल के लिए लगभग 4000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। अगर आप बात कर रहे थे कि दक्षिण को लेकर, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उसका विस्तार दक्षिण की तरफ हो सके, और यही कारण है कि केरल प्रधानमंत्री खुद नए साल में ही 2 बार जा चुके हैं, और उसके साथ कल वो आंध्र प्रदेश में था। तेलंगाना को लेकर लगातार बीजेपी का मीटिंगों का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब 2024 को लेकर साउथ में पैर पसारने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि तमाम सिम्टम्स, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि बीजेपी कैसे अपना विस्तार करेगी। तमाम मंदिर के साथ साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, खुद प्रधानमंत्री ने भी पोंगल के, जो कि MOSINB मुरुगन के घर पे पोंगल का सेलिब्रेशन था, वहां पीएम खुद गए थे। तो ये तमाम चीजें आपको बताएंगे आनंद, अगर हम बीजेपी लगातार
बिल्कुल, अगर हम देखें तो सबसे अहम चीज़ ये हो जाती है कि सबसे पहले कर्नाटक हाथ से गया, तेलंगाना की कोशिशें की लेकिन असर नहीं हो पाई। तो दक्षिण का किला भेदने की तैयारियां जो बीजेपी की ओर से की जा रही हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नए साल में दूसरी बार केरल का मतलब दक्षिण का दौरा कर रहे हैं, कितना कारगर ये साबित होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं? जी बिल्कुल, अगर 2024 की बात की जाए तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। तेलंगाना में भी उसने कोशिश की। देखिए, वोट परसेंट की बात की जाए तो वोट परसेंट में वृद्धि हुई है। तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग की बात की जाए तो तमाम दौर की मीटिंगों अभी भी जारी है। खुद कई मंत्रियों के, जो भी केंद्र में मंत्री हैं, उनके प्रवास लगातार तेलंगाना में लगाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए, तमाम मीटिंग के साथ जब प्रधानमंत्री खुद तमाम मंदिर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है उन व्यक्तियों के लिए, उन वोटर्स के लिए, कि बीजेपी ने अब कोशिश कर रही है जो तमाम हिंदी बेल्ट की पार्टी बीजेपी को कहा जाता था उससे आगे बढ़े। अब तमाम चीजें देखिए, तमिलनाडु के अध्यक्ष को देखिए, वो यूथ आईपीएस अधिकारी को बीजेपी ने बनाया है। तो तमाम चीजों को लेकर बीजेपी कोशिश कर रही है कि यूथ को सेंट्रेट कर सके, केंद्रित कर सके। उसके साथ महिला से लेकर तमाम लोग, यानी देश की नेशनल पार्टी के साथ साथ देश के एक एक हिस्से को बीजेपी छूना चाहती है। और अगर साउथ की बात की जाए, साउथ को लेकर एक विशेष सिस्टम या कहें प्लानिंग के साथ बीजेपी चल रही है। बीजेपी तमाम अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लगातार प्लानिंग के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर देखिए तमाम बैठकें जारी हैं। और अगर बात की जाए कोस्टल रीजन की, तो भारत का कोस्टल रीजन बेहद इंपॉर्टेंट है और यही कारण है बीजेपी की तमाम वो सीटें जो कोस्टल में पड़ती हैं उसको लेकर विशेष प्लानिंग है, जिसके चलते वो हर एक व्यक्ति तक, खुद निर्मला सीतारमण भी गई थी, उसके बाद तमाम मंत्री भी जा रहे हैं। तो कोस्टल रीजन में पड़ने वाली सीटों को सीधे टारगेट किया जा रहा है कि 2024 में जो भी कोस्टल की सीटें हैं उससे सीधे बीजेपी जीत सुनिश्चित कर सके, जिसके चलते बीजेपी 2024 को जीतने में उतनी ही जरूरी और ज्यादा मदद मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के दौरे पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, जयपुर में रंधावा का 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। पीसीसी की बैठकों में भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है। 2 दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा। राजस्थान दौरे पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और जयपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम उनका रहने वाला है। पीसीसी की बैठकों में भी वो शामिल होंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। कांग्रेस को इसीलिए भी और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फेवर में जो रिजल्ट्स आते हैं राजस्थान से, इस लिहाज से भी तैयारियां और ज्यादा मजबूत करनी होंगी। और हाल में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शानदार जीत हासिल की, ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई सारी हैं। फिलहाल जयपुर में रंधावा का यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है। पीसीसी की बैठकों में भी रंधावा शामिल होंगे। छवि अवस्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं। छवि, 2 दिवसीय कार्यक्रम में रंधावा शामिल होंगे, पीसीसी की बैठकें भी होंगी, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी होगी। छवि, सुन पा रही हैं आप मुझे? छवि तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिशें करेंगे। फिलहाल ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान दौरे पर हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और यहां पर दो दिवसीय दौरा रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चाएं की जानी है। पीसीसी की बैठकों में रंधावा शामिल होंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव वक्त बहुत कम, तैयारियां अब और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए क्योंकि नतीजे कांग्रेस के सामने आ चुके हैं, नतीजे देख चुकी है कांग्रेस। हर सीट पर ध्यान देने की जरूरत, रणनीति बदलने की जरूरत। राजस्थान में सुखजिंदर सिंह रंधावा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। जयपुर में रंधावा का 2 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें पीसीसी की बैठकों में रंधावा शामिल होंगे। 2 दिनों तक पार्टी की जो बैठकें हैं
चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर INDIA ब्लॉक की बैठकें चल रही हैं। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सपा की अहम बैठक होगी। सीट शेयरिंग पर बन सकती है सहमति। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर INDIA ब्लॉक की बैठकें चल रही हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और ऐसे में यहां पर इंडिया गठबंधन की रूपरेखा कैसी होगी, सीट बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, चर्चाओं का दौर। और इसमें अब सपा और कांग्रेस के बीच जो बैठक होनी है उसमें सीट बंटवारे पर सहमति बन सकती है, लेकिन एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी से भी सपा और कांग्रेस बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक टेबल पर बैठकर कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा, हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कमलनाथ ने अखिलेश यादव को पहचानने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में भी कैसे आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने जब मिलकर चुनाव लड़ा था उसके बाद जो नतीजे आए थे फिर अलाव। कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए आज अहम बैठक है, ये सपा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर सहमति बन सकती है। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन जिस प्रकार से पिछली 3-4 बैठकें हुई हैं उनमें अभी तक कोई कुछ भी सामने निकलकर नहीं आया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती है और कांग्रेस को 18 से 20 मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जब पिछली बार बैठक हुई थी तो सपा सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली थी कि कांग्रेस अपना होमवर्क करके नहीं आई थी। कांग्रेस को ये नहीं पता था कि उन्हें किन सीटों पे चुनाव लड़ना है, कहाँ उनकी मजबूत रहेंगी और कहाँ वो जीत सकती है, तो उनका होमवर्क था नहीं। तो इस वजह से सपा ने टाल दी थी बैठक कि हाँ आप होमवर्क करके आइए और दोबारा इस पर बैठक की जाएगी और मंथन किया जाएगा। तो देखिएगा, हम बात पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के पास कोई वहां पे प्रभारी भी नहीं था। अब अविनाश पांडे को वहां का प्रभार दिया गया है, लेकिन किस प्रकार से वो दोबारा से कांग्रेस की जमीन मजबूत कर पाते हैं, क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस को पहले इतना कंचन, एक चीज समझना चाहेंगे कि देखिए हाल में हमने जो दौर देखा है, सपा जिस तरह से कांग्रेस पर हमला बोल रही है, आपने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी देखे थे किस तरह कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग रही। इन स्थिति में आखिर कैसे एक टेबल पर बैठकर बातचीत होगी, सीट शेयरिंग पर कैसे फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का वजूद बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहा नहीं है, 1 सीट है लोकसभा में। जी बिल्कुल, देखिए ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बेहद ही कठिन है। इन सबों का एक छत के नीचे आना और फिर इन सीटों को लेकर अपने आप को, क्योंकि सपा देखिए क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती है, तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। तो उन्हीं चीजों को देखते और कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में बेहद ही कमजोर है, लेकिन कांग्रेस चाहती है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता। यदि आप लोगों के साथ सामंजस्य करके स्थापित करके चलेंगे और सभी को साथ लेके चलेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। और माना आप पैन इंडिया की पार्टी है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में अभी आपकी स्थिति, मौजूदा स्थिति बेहद ही खराब है। बात करें हम सपा की, तो सपा ने लगातार पिछले दिनों से कहती आई है कि यदि इंडिया गठबंधन में मायावती को लाया जाएगा तो वो नहीं रहेगी। इस प्रकार की तमाम बयानबाजी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की तरफ से हमें सुनने को मिलती रहती है, लेकिन ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि किस प्रकार से इंडिया जितनी भी कांग्रेस सीटें मांग रही है 18 से 20, क्या उसे वाकई में वो 18 से 20 सीटें मिलेंगी? यदि वो 18 से 20 मांगती भी है तो वो कौन सी सीटें होंगी? कांग्रेस को खुद को ही ये पहले तय करना होगा कि 18 से 20 या उससे ज्यादा जो वो सीटें मांग रही है वो सीटें हैं कौन सी, कि कांग्रेस को अभी खुद नहीं पता है कि वो किन सीटों पे चुनाव लड़ सकती है और कहाँ जीत सकती है। तो पहले कांग्रेस को अपने अंदर ही, अपनी पार्टी के अंदर ही मंथन करना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल कंचन, ये चीज़ भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सपा के साथ आरएलडी भी है, क्या ऐसे में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय होगा उसमें सपा और आरएलडी एक पार्टी की तरह से रहेंगे, या फिर ये मान लिया जाए सपा आरएलडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा? ऐसे में कांग्रेस का जिक्र आपने किया, लेकिन आरएलडी को कितनी सीटें मिलने की संभावना? कि देखिए, पिछली जब बैठक हुई थी नेशनल अलायंस कमेटी के मुकुल वासनिक कन्वीनर के आवास पर, तो उस बैठक में सपा सूत्रों से हमें यही जानकारी मिली थी कि कांग्रेस अपना होमवर्क करके नहीं आई है। उसके बाद, उस बैठक के बाद सपा की तरफ से घोषणा हुई थी कि उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो सीट को लेकर मंथन करेगी। इस प्रकार की चर्चाएं भी हैं कि सपा ने कहा है कि जयंत चौधरी आरएलडी को कितनी सीटें दी जाएंगी वो सपा तय करेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी उसका फॉर्मूला सपा तय करेगी। उस फॉर्मूले पे फिर मंथन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश को लेकर। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कंचन। तो आज सीट शेयरिंग पर अहम फैसला जो है वो किया जाना है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि 18 से 20 सीटें कांग्रेस की ओर से मांगी गई, लेकिन स्थिति जो है कांग्रेस की वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे में क्या ये फॉर्मूला बन पाएगा? क्या सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और सपा में बात बन पाएगी? आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 9 अधिकारियों के खिलाफ केस करने का आदेश दिया गया है। अवमानना अधिनियम 1971 के तहत मुकदमे का आदेश दिया गया है। मुकदमे चलाए जाने पर आज सुनवाई होनी है। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 9 अधिकारियों के खिलाफ केस करने का आदेश दिया है। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगी, ऐसे में 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो मुकदमा चलाए जाने पर सुनवाई आज होनी है, क्योंकि 9 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला रहा था। अवमानना अधिनियम 1971 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था, और मुकदमा चलाए जाने पर आज सुनवाई होनी है। 9 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे को लेकर आदेश दिया गया था। संलिप्तता और लापरवाही, भोपाल गैस त्रासदी आज भी जिसका दंश भोपाल के लोग झेल रहे हैं। अवमानना अधिनियम 1971 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। मुकदमा चलाए जाने पर सुनवाई आज होनी है। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 9 बजे 9 रिपोर्टर आप देख रहे हैं। ये तमाम सहयोगी हैं हमारे जो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार दिल्ली से, छवि अवस्थी जयपुर से, कंचन कनौडिया दिल्ली से, हर जानकारी के साथ। इधर विनीत श्रीवास्तव भोपाल से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुभम पांडे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज मिश्रा लखनऊ से हर अपडेट के साथ आएंगे। अंशुमन तिवारी अयोध्या से जानकारी देंगे। करण शर्मा नोएडा से हमारे साथ जुड़ेंगे और हैदर अली गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। 9 बजे 9 रिपोर्टर में ये हमारे तमाम सहयोगी हैं जो कि ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सुनवाई की अर्जी को मंजूरी मिल गई है। आज हाईकोर्ट में सभी 15 केसेस पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज हाईकोर्ट में सभी 15 केसेस पर सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर यह बड़ी खबर, सुनवाई की अर्जी को मंजूरी मिल गई है। सभी 15 केसेस जिनमें सुनवाई होनी है। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, आज कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई के लिए बेहद अहम है आज का दिन। जी बिल्कुल, देखिए आज बेहद अहम दिन है और आज जो सुनवाई है वो होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और शाही मस्जिद का जो विवाद है उस पर आज सुनवाई होगी। और सभी 15 केसेस जो एक ही तरह के कहा है कोर्ट ने कि इनकी सुनवाई एक साथ की जाए, जिससे समय बचे, लोगों के पैसे बचे। चूंकि ये सभी एक साथ दीवानी के मामले हैं और इनको एक साथ बैठ करके एक साथ इनकी सुनवाई आज से शुरू होगी। बाकी 2 और केसेस हैं, उनकी सुनवाई बाद में की जाएगी क्योंकि वो दूसरे तरीके के केस हैं। लेकिन जो एक साथ 15 केसेस हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, वो आज सुने जाएंगे। सभी के सभी 15 केसों को एक साथ कर दिया गया है और एक साथ उनकी सुनवाई आज से इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो। नीरज, अगर हम देखें तो कल जिस तरह से ये कहा गया था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी और हिंदू पक्ष से पूछा गया था कि आपकी दरअसल अर्जी क्या है, आप पहले ये स्पष्ट करें। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज की सुनवाई में क्या निकलकर सामने आ सकता है और जो 15 केसेस की आप बात कर रहे हैं उनमें क्या क्या याचिकाएं हैं, क्या क्या मामले हैं? जी देखिए, जो 15 केसेस हैं उसमें ये कहा गया है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके बगल जो मस्जिद बनी हुई है जिसे शाही मस्जिद कहा जाता है, वो सभी 13 एकड़ का जो क्षेत्र है वो पूरा मंदिर का ही पार्ट है और मंदिर को ही उसे दे देना चाहिए। और जो मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए ये सब कुछ जितना भी वहां पर जो खड़ा है, जो वो सभी चीजें जितने ढांचे खड़े हैं वो सभी मंदिर का पार्ट है और वहीं पर जो गर्भगृह है वो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। लिहाजा हिंदुओं की आस्था वहां पर जुड़ी हुई है तो उसको दे देना चाहिए हिंदू पक्ष को। ये हिंदू पक्ष के जो वकील है उनका कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ जो शाही इमाम, जो शाही मस्जिद के वकील है, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि ये विवाद काफी पुराना है और पहले से भी इसमें कई मामले चल रहे हैं, तो लिहाजा इस पर नहीं देना चाहिए फैसला। लेकिन आज उन सभी जो 15 केसेस एक साथ चल रहे हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा ये केसेस फाइल किए गए थे, उन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। और हिंदू पक्ष ये चाहता है कि जितनी 13 एकड़ की जो जमीनें हैं वो सभी हिंदू पक्ष को दे दी जाए। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज 15 केसेस पर सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो रहा है, क्योंकि सुनवाई की जो अर्जी थी उन्हें मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट में सभी 15 केसेस पर आज सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, अर्जी को मंजूरी मिली और सभी 15 केसेस जिन पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। आज इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 20 अंक तक लुढ़का है बीएसई। सेंसेक्स और निफ्टी में 385 अंक की गिरावट दर्ज की गई। तो इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 20 अंक तक बीएसई सेंसेक्स लुढ़क गया है। निफ्टी में भी 385 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। यानी सोमवार का जो दिन था वो उत्साह भरा जरूर रहा, लेकिन मंगल और बुधवार को कोई अच्छी खबर नहीं आई है। गिरावट के साथ शेयर बाजार खुल रहा है। इक्विटी मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई है। 20 अंक तक लुढ़का है बीएसई। निफ्टी में 385 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 20 अंक तक लुढ़का है सेंसेक्स और निफ्टी में 385 अंक का गिरावट दर्ज किया गया। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। शुभम, देखिए कहा जा सकता है कि सोमवार का दिन भले ही उत्साह के साथ हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है वो खुला, लेकिन मंगल और बुधवार कोई अच्छी खबर नहीं। बिल्कुल, देखिए शारुल जी, सप्ताह की शुरुआत बड़े अच्छे इंटरेस्ट अंकों के साथ खुला था, लेकिन 2 से 3 कल और परसों हमने देख रहे हैं कि कल का दिन और आज का दिन ये हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी जिस तरह से उछाल हमें देखने को मिलना चाहिए, तो उस तरह से कल जो शेयर्स काफी ट्रेंड में थे, काफी उसके जो शेयर्स के मार्केट पड़े तो वो आज डाउन हो रहे हैं, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस और टेक महिंद्रा इनके शेयर्स आज सुबह से ही उसमें काफी उछाल देखने को मिल रहा है। तो लेकिन जिस तरह से ये पिछले सप्ताह के कंपेरिजन की बात करें, सप्ताह उम्मीद थी कि शायद शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिले, सोमवार को ऐसा दिखाई भी दिया, लेकिन 2 दिन मंगलवार और बुधवार के दिन जो सेंसेक्स है वो 72,000 के आसपास ही रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इस हफ्ते उम्मीद जताई गई थी लेकिन कारोबार अच्छा होने की, लेकिन अब तक तो उस तरह की परफॉर्मेंस मार्केट शेयर मार्केट में जो है वो तो नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, ये भी समझना चाहेंगे कि इसका जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में उन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं वो ये कयास लगाते हैं कि उनके शेयर की वैल्यू कब बढ़े। जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो उनको मुनाफा होता है, अगर शेयर के प्राइस घट जाते हैं तो उसमें घाटा उनको तो देखने को मिलता है। सोमवार के दिन जिन शेयर के दाम बढ़े थे उसमें मुनाफा देखने को मिले, लेकिन मंगलवार बुधवार के दिन जिन शेयर में घटावट देखने को मिले उनके पैसे जो उसमें डाउन हो जाते हैं। तो यही शेयर मार्केट का इसमें जो है इन्वेस्टर जो होते हैं वो यही कयास लगाते हैं कि जिस भी दिन वो शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा देखने को मिले तो शेयर अपने बेच देते हैं या उन्हें मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिन में कल और आज हम देख रहे हैं कि इसमें घाटा देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनके चेहरे पे काफी निराशा जो है वो हाथ जरूर लगी हुई है। शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। अयोध्या भेजी गई है विविध सामग्री। प्राण प्रतिष्ठा के पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत हो गई है। आज रामलला की मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा। कल गर्भगृह में आसन पर स्थापित किए जाएंगे रामलला। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत हो गई है। आज रामलला की मूर्ति परिसर में प्रवेश करेगी और कल गर्भगृह में आसन पर विराजमान होंगे रामलला।
प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और ऐसे में शुभ संस्कारों की शुरुआत यानी विविध जो पूजा अर्चना होती है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। पहले कल यानी 18 तारीख को रामलला की जो प्रतिमा है उसे नगर में घुमाने का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे रद्द करना पड़ा। फिलहाल आज रामलला की जो प्रतिमा है उसका परिसर में प्रवेश होगा, कल गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। नीरज मिश्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कहा जा सकता है कि आज बेहद अहम है दिन, और कल क्योंकि रामलला खुद गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और वहां पर विराजमान होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज बेहद अहम दिन है क्योंकि आज भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति है वो मंदिर में प्रवेश करेगी। तो तमाम देश से जो सामग्रियां आई हैं वो धीरे धीरे अयोध्या पहुंच रही हैं और लोग भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आज 17 तारीख है, 22 तारीख को भव्य आयोजन होना है, दिव्य आयोजन होना है। तो उसके लिए लगातार वहां पर तैयारियां की जा रही है। और आज क्योंकि सबसे बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज रामलला की जो मूर्ति है वो मंदिर परिसर में जाएगी। और कल का जो कार्यक्रम था कि पहले पूरे परिसर में उसको घुमाना है, लोग उसको देखेंगे, ये कार्यक्रम फिलहाल अभी टाला गया है। लेकिन तमाम जो आयोजन है, तमाम जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गए हैं, तमाम अनुष्ठान है वो सभी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। तो आने वाले जो दिन है यानी कि 22 तारीख तक लगातार आयोजन कार्यक्रम वहां पर होते रहेंगे, अनुष्ठान होते रहेंगे। और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि रामलला। नीरज, एक चीज और समझना चाहेंगे कि आज क्योंकि कहा जा रहा है कि रामलला मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो दो चीजें निकलकर सामने आती हैं कि जो रामलला पहले से ही विराजमान है राम मंदिर में, क्या उन्हें प्रवेश दिलाया जाएगा, या फिर क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा जिनकी की जानी है 5 साल के जो रामलला है वो गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये भी है कि अगर वो प्रवेश करेंगे तो जो रामलला पहले से ही विराजमान है राम मंदिर में उनका क्या होगा? जी देखिए, आज जो नई मूर्ति बनी है उसका प्रवेश होगा और वो जो पूर्व में रखी हुई मूर्ति वो भी वहीं पर रहेगी। अभी उसके लिए कोई इस तरह का कोई फैसला या इस तरह की कोई बात नहीं आई है। दोनों मूर्तियां फिलहाल अभी वहीं रहेगी। जो नई मूर्ति है वो आज परिसर में रहेगी। और आज का दिन इसलिए बेहद अहम है क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश समेत देश और विदेश से लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं और वो सभी एक एक क्षण के, एक एक समय के साक्षी बनना चाहते हैं और सभी अपने रामलला को देखना चाहते हैं, जिसका इंतजार कई वर्षों से, कई सालों से लोग कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद अहम है और जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आएगी लगातार आयोजन, लगातार कार्यक्रम अयोध्या में चलते रहे। एक चीज और नीरज, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, सुरक्षा कारणों से अब ये आदेश दे दिया गया है कि जिनके पास राम मंदिर का इनविटेशन होगा वो लोग ही होटल्स में ठहर सकते हैं और इसको लेकर पुलिस सख्त चेकिंग भी कर रही है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। पूरे देश में लोग चाहते हैं कि वो वहां पहुंचे, विदेश से लोग आ रहे हैं, तो इतनी भीड़ अभी वहां पर संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी फोर्सेस लगा दी जाए, क्योंकि राम भक्त पूरे देश में करोड़ों करोड़ की संख्या में है और सभी चाहते हैं कि वो उस मौके के, उस समय के साक्षी बने और वो भी देखें कि किस तरह से भगवान रामलला मंदिर में पहुंचते हैं, जाते हैं, जिसका इंतजार कई वर्षों से लोग कर रहे थे। इसलिए प्रशासन ने कहा है कि सभी लोग अपने अपने घरों में ज्यादातर लोग रहे और वहीं से उस दृश्य को देखें, जो कि लाइव होगा वो सारे दृश्य। तो लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहे और वही लोग आए जिनको निमंत्रण दिया गया है, नहीं तो अनावश्यक वहां पर भीड़ होगी, जिससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होने की आशंका है। क्योंकि रामलला के भक्त एक तो नहीं, करोड़ों करोड़ की संख्या में है और अगर सभी वहां पहुंच जाएंगे तो समझा जा सकता है कि स्थिति किस तरह से खराब हो सकती है। एक चीज और नीरज, अभी जो रामलला वहां पर विराजमान है, ये भी कहा जा रहा है कि अब उनके दर्शन जो हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि दर्शन के लिए लगातार सुबह की देखिए जो श्रृंगार आरती होती है तभी से भक्त जो है वो पहुंचना शुरू कर देते हैं, शाम तक, रात तक दर्शन करते हैं, तो फिलहाल दर्शन भी बंद कर दिए जाएंगे।
जी हाँ, वो दर्शन अब बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो नई प्रतिमा है, नई मूर्ति है, वो अब स्थापित होने का समय आ गया है। और क्योंकि सुरक्षा के भी कारण है, और साथ ही साथ जिस तरह के अनुष्ठान किसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने में होते हैं, वो सभी अनुष्ठान, सभी आयोजन किए जा रहे हैं। तो लिहाजा लोगों से भी ये अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहे, और जो मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है, उसके भी दर्शन अब बंद कर दिए जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, और ऐसे में जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं, शुभ संस्कार शुरू हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खेल जगत से खबर है, आज अफगानिस्तान और भारत का आखिरी मुकाबला है। बेंगलुरु में खेला जाएगा तीसरा और आखिरी मैच। बड़ी खबर, आज अफगानिस्तान और भारत में आखिरी मुकाबला होना है। बेंगलुरु में आखिरी मैच खेला जाएगा, तीसरा और आखिरी मैच। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 2 मैच में हराया है। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। नई रणनीति के तहत रोहित शर्मा मैदान पर उतरने वाले हैं। बड़ी खबर, अफगानिस्तान और भारत का आज अहम मुकाबला, आखिरी मुकाबला। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 2 मैच में हराया है। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। हमारे साथ करण शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करण, आज तीसरा और आखिरी मुकाबला है, रोहित शर्मा की नई रणनीति जिसके तहत आज टीम इंडिया उतरने वाली है। जी चारुल, देखिए अभी तक जितने भी T20 मैचेस हुए हैं अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है, क्योंकि जहां टीम इंडिया ये सोचेगी कि हम क्लीन स्वीप कर अफगानिस्तान का पूरा सुपड़ा साफ करते हैं, वहीं अफगानिस्तान ये सोचेगी कि चलिए हम ये मैच तो हार चुके हैं, सीरीज तो पूरी की पूरी हम हार चुके हैं, लेकिन कैसे भी कर हम ये लास्ट मैच जीत जाएं और हम ये पूरी दुनिया को, जितनी भी क्रिकेटिंग टीम्स है वर्ल्ड के अंदर, हम उनको ये मैसेज दे सकें कि देखिए हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर भी वो टैलेंट है, बस हमारे जो दिन है वो थोड़े अभी खराब चल रहे हैं। क्योंकि जितने भी आप चारों मैचेस देखेंगे अफगानिस्तान के, जितने भी उन्होंने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटिंग टीम्स के साथ खेले हैं, वो बहुत ही क्लोज मैचेस रहे हैं। अगर आप देखिए दूसरे T20 को छोड़ दे, पहले T20 में भी देखिए तो उन्होंने टीम इंडिया पर प्रेशर बना दिया था, और ये प्रेशर साफ रोहित शर्मा के चेहरे पर झलकता रहा था जब तक मैच एंड नहीं हुआ था। हालांकि बात करें इस पिच की जहां पर बेंगलुरु में ये वाला मैच खेला जाना है, ये मैच चेन्नई स्वामी स्टेडियम के अंदर खेला जाना है, और अभी तक यहाँ पर 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, लेकिन उसमें से अभी तक जितना भी एवरेज स्कोर निकाला गया 160 से 170 का निकाला गया, लेकिन जितना भी हमने एनालिसिस किया उससे ये पता लगा है कि अब जो ये पिच बनाई जाएगी वो बैटिंग पिच बनाई जाएगी। हालांकि ये पिच अभी तक भी बैटिंग पिच ही है, लेकिन एवरेज स्कोर 160-170 का रहा है, और एक ही बार ऐसा हुआ है कि कोई भी टीम 200 रनों का टारगेट जो है सेट कर पाई हो। हालांकि पिछले मैच में भी अगर देखा जाए तो टीम इंडिया 160 का रन को आसानी से डिफाइन कर पाई थी, लेकिन अब जो है ये बैटिंग पिच होने वाली है। ऐसे में आपके पास देखिए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, अगर टीम इंडिया की बात करें, आपके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन है, और आपके पास शिवम दुबे हैं जो वर्ल्ड क्लास एकदम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही साथ में देखिए रोहित शर्मा के लिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है चारुल, के उनके पास बॉलर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, उनके पास बॉलर्स में ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर देखिए बॉलिंग करनी है तो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ मौका बनेगा नहीं, तो आपको पेस बॉलर्स ही चाहिए। तो ऐसे में आपके पास केवल 3 ही बॉलर्स बचते हैं, आपके पास आवेश खान है, आपके पास अर्शदीप सिंह है, आपके पास मुकेश कुमार है, और आपको देखिए स्पिनर्स की अगर बात करें तो कुलदीप यादव आपके खेलेंगे ही खेलेंगे, अक्षर पटेल को शायद मौका मिले ना मिले, क्योंकि शिवम दुबे आपके पास है तो वो ऑलराउंडर की भूमिका आपकी निभा सकते हैं, 6th बॉलर की भूमिका वो निभा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अक्षर पटेल को मौका मिलता है या नहीं मिलता। मुकेश कुमार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 T20 के अंदर अगर देखें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें आवेश खान की और अर्शदीप सिंह की, तो वो दोनों तो देखिए स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी देखने वाली होगी। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो हमें 180 और 190 तक का स्कोर देखने को मिल सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया अगर टॉस जीतती तो वो पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। लेकिन देखिए अफगानिस्तान की टीम को आप कहीं से भी छोटा नहीं आंक सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही टीम है जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को हराया था। हालांकि वो देखिए अभी अच्छी फॉर्म में नहीं चले, लेकिन पाकिस्तान की टीम इतनी भी बुरी नहीं कि वो अफगानिस्तान से हार जाए। यह अफगानिस्तान वही टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की नाक में दम कर दिया था और ये दुनिया को मैसेज दिया था कि देखिए हम बहुत क्लोज मैचेस हारते हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, बस उसको हम
सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हमें खेलना चाहिए, हमें अपने खेल को कैसा बनाना चाहिए। साथ ही साथ में ये वही टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को भी परेशान किया था। अगर ऑस्ट्रेलिया उस दिन मैच हार जाती तो शायद ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल के अंदर भी खेल पाती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन हो जाता है। अफगानिस्तान जैसी टीम अगर उनको हरा देती, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का जब कॉन्फिडेंस डाउन होता तो शायद ही वो चारुल किसी और के खिलाफ भी खेल पाते। इसलिए अफगानिस्तान जैसी टीम को छोटा आंकना गलत होगा चारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करण इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कई ट्रेन लेट हो गई हैं। स्टेशन पर यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। तो अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। घरों से बाहर निकलने पर सोचना पड़ रहा है क्योंकि ठंड प्रचंड है। शीत लहर ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने उत्तर भारत में जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज कराई है, क्योंकि शीत लहर हर तरफ चल रही है। कोहरा हर तरफ देखने को मिल रहा है। यातायात पूरी तरह प्रभावित है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं रैन बसेरे के, उनका भी सहारा लिया जा रहा है। कई ट्रेन लेट चल रही हैं। यातायात पर तीनों तरफ से प्रभाव। फ्लाइट्स रद्द हैं, ट्रेन लेट हैं और गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जीरो विजिबिलिटी में ड्राइव करना आसान नहीं है। ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने टेम्परेचर में गिरावट दर्ज कराई है। हमारे साथ सहयोगी हैदर जुड़ गए हैं। हैदर, ठंड प्रचंड हो चुकी है। कोहरे के कारण हर चीज पर असर पड़ रहा है। आप देखिए, लोग ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। ठंड की वजह से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। चारों देखिए, जहां बर्फबारी पड़ रही है पहाड़ों के बीच में, तो वहीं कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं उन पर प्रकोप जो शीतलहर का वो बराबर जारी है। और यही वजह है कि गाजियाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो आज 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो न्यूनतम है, और अधिकतम तापमान 16 डिग्री होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो चेतावनी दी गई थी जो इसके शीतलहर को लेकर, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के इंतजाम जो है वो अब धरातल पर उतरने शुरू हो चुके हैं। अलाव की व्यवस्था दोबारा से सुनिश्चित की जा रही है ताकि हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था हो सके। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो हाईवे पर जो स्पीड थी, जो कहीं खास करके गाजियाबाद आसपास में जितने भी हाईवे हैं जिसपे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड है, उसको कम करते हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि बीते एक दिन पहले गाजियाबाद में लगभग 3-4 एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आई थी जिसमें एक की मौत भी हुई थी। तो खासकर भी न्यूज इंडिया लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि आप अपनी स्पीड पे ब्रेकर को ध्यान रखें, स्पीड का ध्यान रखें ताकि कोई अनहोनी घटना न हो पाए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी जो इंतजाम रैन बसेरों को लेकर करने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं वो भी धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो आज भी रोड पर सोने के लिए मजबूर है। वहीं अगर चारुल बात करें तो स्कूलों की जो छुट्टी दी गई है वो आज उसका आखिरी दिन था, लेकिन उसको एक दिन और बढ़ा दिया गया है, 18 तारीख कर दी गई है। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि शीतलहर लगातार जारी है। सूर्य देव ने आज सुबह दर्शन देने नहीं दिए, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि सूर्य देव आज भी दर्शन लोगों को देंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। नौकरी पर जाने वाले जो लोग हैं जो खासकर भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के अंदर सफर करते हैं, उनके लिए खासकर परेशानी का सबब है वो अपने ऊनी वस्त्र पहन रहे हैं या उसके अलावा जो सर ढककर या मास्क लगाकर ग्लव्स पहनकर हाथों में, क्योंकि हाथ जो है इस टाइम पर सुन्न है। और क्योंकि शीतलहर के जो सबसे ज्यादा प्रकोप होता है वो कहीं ना कहीं वाहन चलाने वालों को, 2 पहिया वाहन चलाने वाले और 4 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए हाथ सुन्न हो जाते हैं और पैर सुन्न हो जाते हैं। उसको लेकर लोग जो है अलर्ट है और ढककर चल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर जो लोग आया करते थे अपनी वो कहीं ना कहीं नजारा दिखाई दे रहे हैं। तो यही वजह है कि जो अब गाजियाबाद में एक तरीके से धारा 144 की लगा दी गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह लोग जो है खुद भी अब जागरूक हो रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए बहुत सारे जो उपाय हैं क्योंकि फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। शुक्रिया हैदर इस तमाम जानकारी के लिए। 9 बजे 9 रिपोर्टर में तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आनंद कुमार दिल्ली से, छवि अवस्थी जयपुर से, कंचन कनौरिया दिल्ली से, विनीत श्रीवास्तव भोपाल से, शुभम पांडे मुंबई से, नीरज मिश्रा लखनऊ से, अंशुमन तिवारी अयोध्या से, करण शर्मा नोएडा से, हैदर अली गाजियाबाद से, ये तमाम 9 सहयोगी हमारे साथ जुड़े 9 बजे 9 रिपोर्टर की इस खास पेशकश में। और इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।